हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाता है। तो ये पॉलिसीज़ वो किसके थ्रू बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू बनाता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई रिक्रूट करता है और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के? तो इसके बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। देश में ग्रोथ को मेंटेन करना और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ग्रोथ को किस तरह से ये मेंटेन करेगा? आरबीआई बैंक को मनी सप्लाई करता है, मनी का फ्लो बैंक तक के बनाए रखता है, जिससे बैंक जो है वो कुछ देश के इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कर सकें या उनको मनी की अवेलेबिलिटी आसानी से करा सकें, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित हों। ये सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री एट्सेट्रा। इन क्षेत्रों में जब तक के मनी का फ्लो सही तरीके से बना नहीं रहेगा, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इन क्षेत्रों में मनी की सप्लाई सही तरीके से होती रहे। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो 2 तरीके हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के। पहला तो क्वांटिटेटिव मेजर्स है, दूसरा क्वालिटेटिव मेजर्स, परिमाणात्मक तरीके, और दूसरा गुणात्मक तरीके। परिमाणात्मक तरीकों में 5 तरीके हो सकते हैं: बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलएएफ, इसके अंतर्गत रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, और 5th है वेरिएबल रिजर्व रेशियो। वेरिएबल रिजर्व रेशियो को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, सीआरआर और एसएलआर। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैंक रेट क्या है। तो बैंक रेट होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है, उसे बैंक रेट कहते हैं। बिलों की पुनर्कटौती का अर्थ, जैसे कोई ट्रेड बिल है, कोई व्यापारी है, वो अपना ट्रेड बिल लेकर कमर्शियल बैंक के पास जाता है। 2000 रुपये का ट्रेड बिल है उसके पास, उसमें 5% कमर्शियल बैंक बोलती है कि 5% का मैं बट्टा काट कर इस पर तुमको नकदी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो कमर्शियल बैंक 2000 रुपये में 5% का बट्टा काटेगी और 1900 रुपये दे देगी व्यापारी को। इससे उसकी नकदी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। अब मान लो कमर्शियल बैंक के पास कुछ नकदी की कमी हो जाती है, उसे नकदी की आवश्यकता होती है, तो उसके पास जो ये ट्रेड बिल है, इसे लेकर वो रिजर्व बैंक के पास जाएगी और उसे कहेगी कि मुझे नकदी की आवश्यकता है। तब रिजर्व बैंक भी उस पर कटौती करेगी। तो ये जो कटौती हो रही है, जिस बिल पर एक बार कटौती हो चुकी है, उस पर रिजर्व बैंक पुनर्कटौती कर रही है, तो ये कहलाता है पुनर्कटौती। तो इस पर कुछ बट्टा काट कर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को नकद प्रोवाइड करा देगी। इस नकद को वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है लोन के फॉर्म में। तो जिस दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से उस प्रतिभूति या व्यापारिक ट्रेड बिल के बदले में उधार प्राप्त कर रहा है, वो कहलाएगा बैंक दर। ये जो बैंक दर होती है, यही मार्केट में ब्याज की दर को निर्धारित करती है कि लोन मिनिमम किस रेट पर मिलेंगे। सेकंड है, पहले हम लोग वेरिएबल रिजर्व रेशियो देख लेते हैं। इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बाकी के जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एलएएफ है, वो इस पर डिपेंडेंट है, एसएलआर पे। पहले एसएलआर इसलिए देख लेते हैं। तो वेरिएबल रिजर्व रेशियो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जब कोई बैंक अपना कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास एज अ रिजर्व रखाता है, मतलब रिजर्व बैंक के पास हर कमर्शियल बैंक को अपने पास जितना अमाउंट है उसका कुछ प्रतिशत रिजर्व के रूप में रिजर्व बैंक में रखवाना पड़ता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में कुछ प्रतिशत व्यापारिक बैंकों को अपने पास रिजर्व के रूप में रखाना पड़ता है। अभी सीआरआर 3% है और एसएलआर 18.25% है। इसका मतलब, जैसे व्यापारिक बैंक के पास मान लो 100 रुपये हैं, कुल 100 रुपये है,
100 रुपये में से उसको 3 रुपये रिजर्व बैंक के पास रखवाने पड़ेंगे और 18.25 रुपीज़ उसे अपने पास सुरक्षित रखने पड़ेंगे, रिजर्व के रूप में रखने पड़ेंगे। इतने पैसे वो लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मतलब 3 रुपये CRR के और 18 रुपये 25 पैसे दोनों मिलाकर हो गए 21 रुपये 25 पैसे। वह 21 रुपये 25 पैसे को लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब उसके पास अभी बचेंगे 78 रुपये 75 पैसे लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये मार्केट को किस तरह से प्रभावित करता है ये देखते हैं हम लोग। मान लो रिजर्व बैंक CRR और SLR को बढ़ा देती है, ठीक है, CRR SLR को बढ़ा देती है। तो इससे क्या होगा कि मान लो ये CRR बढ़ाकर रिजर्व बैंक 5% कर देती है और SLR को बढ़ाकर 20% कर देती है। अब कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपये है टोटल, यदि वो 5% CR कर दी है तो 5 रुपये कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ेंगे और 20 रुपये SLR के रूप में अपने पास रखने पड़ेंगे। कुल मिलाकर हो गया 25 रुपये। मतलब 100 रुपये में से 25 रुपये कमर्शियल बैंक लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। अब उसके पास लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जितना अमाउंट बचा है वो 75 रुपये। पहले कितना बच रहा था? 78 रुपये 75 पैसे बच रहा था, अभी बच रहा है 75 रुपये। मतलब CRR के बढ़ने से जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो कम हो गई, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कमर्शियल बैंक्स के पास कम हो गई। कम फंड अवेलेबल है तो ऑब्वियसली कम लोन डिस्ट्रीब्यूट होगा, मार्केट में कम मनी का फ्लो होगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट से मनी खींच भी सकती है रिजर्व बैंक और मार्केट में मनी डाल भी सकती है। यदि रिजर्व बैंक ने CRR और SLR के प्रतिशत में कमी कर दी तो मार्केट में मनी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो लोन बांटने के लिए ज़्यादा पैसे हो जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के पास। तो इस तरह से मार्केट में मनी की पूर्ति को कम और ज़्यादा रिजर्व बैंक कर सकती है। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है? जब मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। कोई भी चीज़, जैसे हम लोग जानते हैं, वस्तु की कीमत में वृद्धि कब होती है? जब उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। तो पूर्ति बढ़ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है ना। तो उसी तरह से रुपए के लिए भी है, मुद्रा के लिए भी है। जब मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। कीमत कम होने का मतलब महंगाई बढ़ जाती है। तो जब महंगाई बढ़ रही होती है तो रिजर्व बैंक का काम होता है कि मार्केट से मनी को निकालना, कम करना। तो कम करने के लिए रिजर्व बैंक CRR और SLR को बढ़ा देती है, और यदि मार्केट में मनी को डालना है तब CRR और SLR को रिजर्व बैंक कम कर देती है, ठीक है। तो ये जो SLR में हम लोगों ने देखा कि अभी फ़िलहाल 18.25% SLR है। SLR का रेट है, रिजर्व अनुपात है अभी 18.25%। तो ये 18.25% ज़रूरी नहीं है कि बैंक नकदी के रूप में रखें। इसके साथ, नकदी के साथ सोना भी हो सकता है, प्रतिभूतियाँ भी होनी चाहिए और फॉरेन कैपिटल भी होना चाहिए। इन सबको मिलाकर 18.25% होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट है, जब उनको मार्केट में पैसे डालने होते हैं तो वो क्या करती है? सरकारी प्रतिभूतियाँ जो व्यापारिक बैंकों के पास और जनता के पास होती है उनको खरीदने लगती। खरीदने से क्या होता है कि प्रतिभूतियाँ गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं और मार्केट में कैश चला जाता है। रिजर्व बैंक उन प्रतिभूतियों के बदले में पैसे देती है, नकदी देती है, तो मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ जाता है, कैश ज़्यादा हो जाता है। और जब उनको मार्केट से पैसे निकालने होते हैं तो ये उन प्रतिभूतियों को बेचने लगती है। तो प्रतिभूतियां जब बेचेगी, अपने पास की रखी हुई प्रतिभूतियों को जब बेचेगी तो मार्केट से पैसा रिजर्व बैंक के पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ये क्या होता है कि एक रात्रि की उधारी होती है। जब कोई भी विकल्प नहीं रहता है तो ये लास्ट ऑप्शन होता है RBI से उधार प्राप्त करने का, और इसके थ्रू केवल अनुसूचित व्यापारिक बैंक ही RBI से उधार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उधारी की जो न्यूनतम सीमा होती है वो 1 करोड़ रुपए होती है, ठीक है। और इसमें उधारी किसके थ्रू प्राप्त करती हैं? व्यापारिक अनुसूचित व्यापारिक बैंक के जो SLR कोटा में प्रतिभूतियां रखी होती हैं, इन्हीं को गिरवी रख के
इन्हीं को गिरवी रख के एमएसएफ से अनुसूचित व्यापारिक बैंक उधार प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग एलएफ देख रहे हैं, एलएफ देखते हैं, इसमें भी व्यापारिक बैंकों को, इसमें सभी व्यापारिक बैंकें आरबीआई से उधार प्राप्त कर सकती है। एमएसएफ में केवल अनुसूचित व्यापारिक बैंकें ही उधार प्राप्त कर सकती हैं रिजर्व बैंक से। एलएफ में सभी तरह की व्यापारिक बैंकें उधार प्राप्त कर सकती हैं। एमएसएफ में जो न्यूनतम उधारी सीमा थी वो 1 करोड़ थी और एलएएफ में न्यूनतम उधारी सीमा 5 करोड़ रुपए है। एसएलआर कोटा की प्रतिभूतियों को एलएएफ में गिरवी नहीं रखा जा सकता। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन आती है कि जब उधार लेना ज़रूरी हो जाता है और उनके पास कोई प्रतिभूतियाँ भी नहीं होती है, तब क्या करती हैं ये, एसएलआर में जो इनके पास प्रतिभूतियाँ रखी होती हैं इनको रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखती है, लेकिन इस समय जो उनको सामान्य ब्याज की दर मिलती थी उससे 1% अधिक पर उधार प्राप्त होता है। ठीक है, एलएफ 2 तरीके से ऑपरेट कर सकता है, रेपो रेट का यूज़ करके और रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करके। रेपो रेट क्या होता है, जिस दर पर व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त करती है। ये उधार प्राप्त करने के लिए कुछ सिक्योरिटीज़ या प्रतिभूतियाँ इनको रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, उसके द्वारा ही इस पर रिजर्व बैंक से व्यापारिक बैंकों को उधार की प्राप्ति हो जाती है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब व्यापारिक बैंकों के पास से रिजर्व बैंक उधार लेता है तो जो ब्याज की दर व्यापारिक बैंकों को प्राप्त होती है वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। जब रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से उधार लेंगी तब रिजर्व बैंक को भी अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ व्यापारिक बैंकों के पास गिरवी रखनी पड़ती हैं। और रेपो रेट के समय भी जब व्यापारिक बैंकें रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त करना चाहती हैं तो उनको भी अपनी कुछ प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ रिजर्व बैंक के पास गिरवी रखनी होती है, जिसके अगेंस्ट उन्हें लोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जब एलएएफ से उधार ली जाती है, जब एलएएफ से उधार लिया जाता है और एसएलआर कोटा की प्रतिभूति को जब रख के उधार लिया जाता है तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट से 1% अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स में पहले आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है कि इसमें जैसे किसी कैपिटलिस्ट, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको उधार की आवश्यकता है, उसके पास जब तक वो कुछ सिक्योरिटी नहीं रखेगा तब तक उसको बैंक से उधार नहीं मिलेगा, तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और अपना कोई भी कैपिटल लेक, मान लो उसके पास 60 लाख का कुछ कोई मशीनरी है, उसको वो उसको गिरवी रखेगा, उसके बदले में कमर्शियल बैंक उसको उधार देगी। तो 60 लाख की पूंजी के बदले में कमर्शियल बैंक पूरा 60 लाख रुपए से लोन नहीं देगी, वो उसे 50 लाख रुपए का ही लोन देगी। तो ये जो डिफरेंस है 50 और 60 के बीच में, 60 लाख की उसने पूंजी गिरवी रखी और उसे उधार मिला 50 लाख का, तो ये जो 60 लाख का 10 लाख का डिफरेंस है यही है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मतलब कुछ अमाउंट रिजर्व के रूप में या फिर मार्जिन के रूप में बैंक, कमर्शियल बैंक रख लेती है, तो ये कहलाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। सेकंड है मार्जिनल मोरल सॉशन। मोरल सॉशन क्या होता है कि इसमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए रिजर्व बैंक दबाव डाल सकती है कमर्शियल बैंक्स पे। ठीक है, थर्ड है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए क्रेडिट फैसिलिटी की लिमिट को फिक्स कर देती है कि इस लिमिट से ज़्यादा क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ है डायरेक्ट एक्शन। इसमें जो भी है, यदि कमर्शियल बैंक आरबीआई के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, नहीं मानती है, तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन उन पर ले सकती है। उनको अधिकार होता है कि उन पर बैंक्स के ऊपर वो एक्शन ले ले, वो कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी जो दरें हैं
CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और MSF, ये कितनी कितनी हैं ये हम लोग देखते हैं। CRR है अभी 3%, SLR है 18.25%, रेपो रेट है 4.40%, रिवर्स रेपो रेट है 4%, बैंक रेट है 4.65%, MSF है 4.65% और LAF भी है। LF जो होता है वो रेपो रेट के बराबर होता है, तो LAF है 4.40%। ठीक है। LF का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये जो भी डेटा है ये 29/4/2020 के अकॉर्डिंग है। यदि हो सकता है 2 महीने बाद ये डेटा पूरा बदल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।